हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे मामा भांजाइस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का थर्ड लेक्चर। ठीक है, इससे पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है वो कौन कौन से यहाँ पर जो सब्जेक्ट जो हमने पढ़ लिया, कौन कौन सी जो स्लाइड हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली, उसके बारे में बताती हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत हमारे मध्य प्रदेश में इसके 4 स्तंभ लाए गए हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने 4 स्तंभ आप लोगों को बताए थे कि कौन कौन से 4 स्तंभ है हमारे यहाँ पर। एक तो मैंने भौतिक अधोसंरचना कहा था, दूसरा सुशासन कहा था, तीसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा, और चौथा है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। तो हमने यहाँ पर ये जल भी कंप्लीट, परिवहन, लॉजिस्टिक हब भी कंप्लीट कर लिए थे। फिर सुशासन भी हमने जो इसका सेकेंड क्या है स्तंभ है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। फिर सेवा क्षेत्र, ये सब हमने आगे पढ़ लिया था। स्वास्थ्य और शिक्षा भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा दी थी कि स्वास्थ्य और शिक्षा के अंतर्गत हमारे मध्य प्रदेश में किन किन चीज़ों में हमें आगे होना है या खुद पर आत्मनिर्भर बनना है, वो चीज़ें हमने आप लोगों को बता दी थी। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के बारे में बता दिया था। ठीक है, फिर बाद में मैंने यहाँ बताया था तकनीकी शिक्षा के बारे में बता दिया था। फिर उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा, इनके बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दिया था। अब पढ़ेंगे हम अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। क्या पढ़ेंगे? अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के बारे में पढ़ेंगे। ये कौन सा हमारा स्तंभ है? ये हमारा है लास्ट वाला स्तंभ है, अर्थात चौथा स्तंभ है। मैंने बताया था आप लोगों को कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत हमारे यहाँ पर 4 स्तंभ लाए गए हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में हमारे यहाँ 4 स्तंभ लाए गए हैं। और आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कितने स्तंभ लाए गए हैं? 5 स्तंभ। जब भारत की बात हो तो हम कितने स्तंभ बताएंगे? 5 स्तंभ बताएंगे। और जब हमारे मध्य प्रदेश की बात होगी तो हम कितने स्तंभ बताएंगे? 4 स्तंभ बताएंगे। तो हम ये चौथा स्तंभ पढ़ेंगे, कौन सा है? अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। इसे कौन से वेबिनार के तहत लाया गया था? तो इसे लाया गया था चौथे वेबिनार के तहत लाया गया था। परंतु किस डेट को लाया गया था? तो 11 अगस्त। क्या बताओगे? 11 अगस्त 2020 को, 11 अगस्त 2020 को लाएगा। तो याद रखना, हमारे मध्य प्रदेश के 4 स्तंभ हैं। उसमें भौतिक अधोसंरचना है, दूसरा है सुशासन, तीसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा, और चौथा है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, जिसे लाया गया था चौथे वेबिनार के तहत 11 अगस्त 2020 को। अब इसके तहत कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आपने अर्थव्यवस्था है, क्या है यहाँ पर? अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था को यदि हमको क्या बढ़ाना है, हमारी इकोनॉमी को हमको ग्रोथ करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? कृषि, जो कृषि हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। इसीलिए क्या है, हम जो अर्थव्यवस्था के बारे में हम जान रहे हैं तो वहाँ पर हमारी कृषि आना ही निश्चित है, अर्थात कृषि भी वहाँ पर आएगी। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत या अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के तहत कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए? तो पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग एवं कौशल, और तीसरा है व्यापार एवं वाणिज्य, और चौथा है कौन सा है? संसाधन एवं प्राकृतिक, अर्थात प्राकृतिक संसाधन। तो हमें अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के तहत इन 4 पॉइंट पर चर्चा करना है आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को याद रखना, अर्थव्यवस्था और रोजगार ये चौथे वेबिनार के तहत 11 अगस्त 2020 को लाया गया था। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं कृषि। मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थव्यवस्था एवं रोजगार के तहत 4 स्तंभ लाए गए, 4 लक्ष्य लाए गए। उसमें पहला कौन सा है? कृषि है। तो अब कृषि के अंतर्गत क्या कहा गया वो पढ़ते हैं। तो कृषि का विविधीकरण करके फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है तथा युवा संवाद के माध्यम से, तथा युवा संवाद, संवाद मतलब क्या होता है? बातचीत करना, है ना? क्या करना है? बातचीत करना। तो याद रखना, कृषि का विविधीकरण करके फसलों के उत्पादन को बढ़ाना है तथा युवा संवाद के माध्यम से राज्य के युवाओं को पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग, रेशम पालन के लिए क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। मतलब इसमें कहा गया है कि जो मैंने आप लोगों को बताया है, क्या है? पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग और रेशम पालन, ये सभी किसके अंतर्गत आता है? कृषि के अंतर्गत आता है। परंतु कृषि के भी कौन से क्षेत्र में आता है? तो आप क्या कहोगे? ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन से क्षेत्र के अंतर्गत? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कृषि हमारी कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यदि हमारी अर्थव्यवस्था को, यदि
हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको क्या करना, हमें ग्रोथ करवाना है। तो सबसे पहले हम कृषि को ध्यान रखेंगे, है ना। कृषि से हम क्या करेंगे, हमारी जो कृषि हमारी वो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। तो हम कृषि को बढ़ाएंगे, तो हमें कृषि को बढ़ाने के साथ साथ हमें पशुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी उद्योग और रेशम पालन को भी क्या करना है, बढ़ावा देना है। अर्थात ये भी सभी किसके अंतर्गत आते हैं, कृषि के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे यहाँ के जो युवाओं हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो आत्मनिर्भर हम मध्य प्रदेश को बना रहे हैं, तो हमारे युवाओं का भी तो कुछ न कुछ योगदान होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे युवा जो क्या है, बेरोजगार है, क्या है, हमारे मध्य प्रदेश के ऐसे जो युवा है जो बेरोजगार है, उन्हें क्या करना है, युवा संवाद के माध्यम से, अर्थात उन्हें बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाना है कि तुम बेरोजगार हो, तो हम रोजगार किससे प्राप्त कर सकते। तो उन्हें सिखाना है कि तुम इन चीज़ों से भी क्या कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते, जिससे हमारे मध्य प्रदेश को हम आत्मनिर्भर बना सकें। फिर आता है कृषि अधोसंरचना के विकास हेतु 6 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। हमारी कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या करना है, हमारी कृषि को बढ़ावा देना, अर्थात उसका विकास करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के 6 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। तो ये याद रखना कि कृषि अधोसंरचना को बढ़ावा देने के लिए या फिर उनका विकास करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के 6 जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। तो कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कितने जिलों में की गई है, तो आप क्या कहोगे, 6 जिलों में की गई है। फिर आता है बाजरा लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं, मतलब कृषि के अंतर्गत बाजरा लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे हो अभी जो बाजरा है, ज्वार बाजरा, उनकी फसल क्या है, बहुत विलुप्त होती जा रही है, विलुप्त कगार पे, मतलब वो समाप्त हो रही, कोई उसको ज़्यादा बोता नहीं है। इससे पहले अभी वर्तमान में क्या चला, गेहूँ, सोयाबीन, इनको क्या ज़्यादा बोया जाता है। तो जो बाजरा है, बाजरा ले लिया अपन ने, फिर क्या हो गया है, बाजरा, ज्वार बाजरा, ये क्या हो गए, तो ये विलुप्त होने पे है। तो इनको क्या करना, हमें बचाना है, इनको हमें क्या करना है, इनकी जो बीज है उनको क्या करना, हमें बचाना है। तो क्या कहा गया, बाजरा लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज, मतलब क्या करना है, इनको स्टोर करके रखना है, इनको ऐसे वातावरण में रखना है, इन बीजों को ऐसे स्टोर करके रखना है कि ये ना खराब होए, है ना, ये क्या हो, ये खराब ना हो, जिससे ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये जो बीज हमें देखने के लिए मिले ही ना, है ना, बाजरा, ज्वार बाजरा, ये चीज़ें जो हमें क्या है, देखने को ही ना मिले, ठीक है। तो क्या करना है कि हमारी कृषि के अंतर्गत कहा गया, हमारी अर्थव्यवस्था एवं रोजगार का जो चौथा स्तंभ है हमारे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का, उसके तहत कृषि है। तो कृषि के तहत कहा गया कि बाजरा लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा दी गई है। मतलब हमें क्या करना है, जो बाजरा ज्वार, इनको क्या करना है, एक स्टोरेज करना, मतलब स्टोर करना है, उनका भंडारण करना है, ऐसा ना हो कि जो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है वो इन बीजों को भी ना देख पाए, ठीक है। चलो अब आता है कृत्रिम गर्भाधान 32 से हमें 50 तक बढ़ाना है तथा निजी भागीदारी को भी क्या करना है, प्रोत्साहन करना है। मतलब हमें क्या करना है, कृत्रिम गर्भाधान पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। अभी वर्तमान में हमारा कृत्रिम गर्भाधान कितना हो रहा है, 32 हो रहा है, तो हमें कितना करना है, 50। अब कृत्रिम गर्भाधान तो आप समझते ही होंगे, ठीक है। कृत्रिम गर्भाधान मतलब कि जो, जैसे अपन पशु का ले लेते हैं ना, पशु का ले लेते, जो उच्च नस्ल के क्या है, जो उच्च नस्ल के जो सांड है, उनको क्या करना है, उनका जो भी अनुवांशिक जो चीज़ है वो क्या करना है, जो ऐसी गाय में डालना है जिसका क्या हो, जिससे नई जो पीढ़ी उत्पन्न होगी, जिससे जो नई पशु उत्पन्न होगा वो क्या हो, अच्छी नस्ल का होना चाहिए। तो क्या कहा गया कि कृत्रिम गर्भाधान को हमें बढ़ावा देना है। कृत्रिम गर्भाधान कितना है वर्तमान में, 32 है, तो हमें कितना करना है, 50 तक करना है। तो याद रखना, हमें कृत्रिम गर्भाधान 32 है तो उसे हमें बढ़ाकर 50 तक करना है, जिससे हमारी निजी भागीदारी को भी प्रोत्साहन मिले। फिर आता है किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ना है तथा शहद प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करना है। इस मधुमक्खी पालन भी किसके अंतर्गत आता है, कृषि के अंतर्गत आता। तो कहा गया कि किसानों को मधुमक्खी पालन से भी जोड़ना है, किसानों को मधुमक्खी पालन से भी जोड़ना है और खाद्य शहद प्रसंस्करण को क्या करना है, बढ़ावा देना है। तो आप लोगों को समझ में आया फसल के अंतर्गत क्या क्या किया गया है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अब आता है उद्योग एवं कौशल। उद्योग एवं कौशल, तो क्या कहा गया कि राज्य में विश्व स्तरीय औद्योगिक संरचनाओं का विकास कर मध्य प्रदेश को पसंदीदा सबसे व्यापार
मतलब पसंदीदा व्यापार स्थल बनाना है। मतलब हमारे राज्य में ऐसे उद्योग स्थापित किए जाए जो विश्व स्तर के हो। हमारे राज्य में जो भी औद्योगिक प्रक्रिया होगी वो हमारे जो राज्य में औद्योगिक प्रक्रिया होगी वो कैसी होना चाहिए, विश्व स्तरीय होना चाहिए। कैसी होना चाहिए, विश्व स्तरीय होना चाहिए, जिससे हमारे मध्य प्रदेश को हम क्या बनाना चाहे, एक अच्छा व्यापार स्थल बना सके। तो क्या कहा गया कि राज्य में हमें ऐसे औद्योगिक स्थल बनाना है, क्या करना है, ऐसे औद्योगिक स्थल बनाना है जो विश्व स्तरीय हो। कैसे हो वो, विश्व स्तर के हो, जिससे हमारे मध्य प्रदेश को हम सबसे पसंदीदा व्यापार स्थल बना सके। ये सब अपन किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, अर्थात हमारे मध्य प्रदेश को हमें क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें सब कुछ तो ये चीज़ें तो करनी होगी, तभी तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक है, चलो अब क्या है, मोटे अनाज। मोटे अनाज और एक नाम है क्या है, श्री अन्न। मोटे अनाज को और क्या कहा जाता है, श्री अन्न। मोटे अनाज को बढ़ावा देने हेतु मंडला जिले में राष्ट्रीय स्तर के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। आप मोटे अनाज याद आ रहा, तो मोटे अनाज में क्या क्या आता है, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, ये सभी चीज़ें क्या है, मोटे अनाज में आ रही। इन्हें हम क्या कहेंगे, श्री अन्न मना, मतलब मोटे अनाज का एक नाम है श्री अन्न। तो इसको हमें बढ़ावा देना है, मोटे अनाज को हमें बढ़ावा देना, अर्थात इनका अधिक उत्पादन करना है। तो इनका अधिक उत्पादन करने के लिए हमारे मंडला जिले में एक राष्ट्रीय स्तर के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। क्या किया गया है कि मोटे अनाज को हम श्री अन्न भी कहते हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए क्या करना, हमें मंडला जिले में एक राष्ट्रीय स्तर के जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। आए समझ में। फिर क्या किया गया, एक जिला एक उत्पादन को बढ़ावा देना है, मतलब हमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देना है, जो मैंने आप लोगों को क्या है ओडीओपी में आप लोगों को मैंने समझा दिया है। ठीक है, भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना भी की जा रही है। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही है। तो आप लोगों को समझ में आया कि उद्योग और कौशल में क्या कहा मैंने, कि जो हमारे राज्य में जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे वो विश्व स्तर के होना चाहिए, जिससे हमारे मध्य प्रदेश को भी विश्व स्तर पर लोग जाने, है ना, सबसे पसंदीदा व्यापार स्थल बनाए। ठीक है, फिर क्या, मोटे अनाज को बढ़ावा देना है। मोटे अनाज को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ हमें एक जिला एक उत्पादन को भी बढ़ावा देना है। और हमारे भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना भी की गई है। ठीक है, चलो अब आता है व्यापार एवं वाणिज्य। अब व्यापार एवं वाणिज्य, इसमें क्या कहा गया, व्यापार एवं वाणिज्य। तो व्यापार के लिए सहूलियत को बढ़ावा देने के लिए 30 दिन में व्यवसाय को शुरू करने के लिए एकल खिड़की अर्थात सिंगल विंडो की पद्धति को अपनाया गया। ये एक योजना है, क्या है, एक ये पद्धति है, कौन सी, एकल खिड़की पद्धति अर्थात सिंगल विंडो। तो क्या करना, हमारे व्यापार में सहूलियत को बढ़ावा देना है। यदि हमें व्यापार के लिए सहूलियत को बढ़ावा देने के लिए 30 दिन के अंदर हमें व्यवसाय शुरू करने के लिए कौन सी पद्धति को अपनाना है, एकल खिड़की पद्धति अर्थात सिंगल विंडो। क्या करना है, हमें व्यापार में सहूलियत को बढ़ावा देना है, अर्थात 30 दिन में हमें व्यापार यदि शुरू करना है तो हमें कौन सी पद्धति अपनाना होगा, एकल खिड़की अर्थात सिंगल विंडो पद्धति को अपनाना होगा। फिर आता राज्य में 10 एमएसएमई क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। जब मैं आप लोगों को एमएसएमई पढ़ाऊंगी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, उसके बारे में अपन आगे से अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे राज्य में 10 एमएसएमई क्लस्टर विकसित करना। क्या कहा गया, व्यापार और वाणिज्य के तहत कहा गया कि यदि व्यापार में सहूलियत को बढ़ावा देना है हमें, तो 30 दिन में व्यापार शुरू करना है, परंतु 30 दिन में व्यापार किस पद्धति के अनुसार, तो एकल खिड़की अर्थात सिंगल विंडो पद्धति के आधार पर हमें 30 दिन में व्यापार शुरू करना है। फिर कहा गया राज्य में 30 एमएसएमई क्लस्टर विकसित करना है। ठीक है, चलो अब कौन सा पॉइंट है, संसाधन कैसे, प्राकृतिक संसाधनों की बात चल रही है यहाँ पर। तो राज्य के वन उपज को जीआई टैग दिलाना तथा संसाधनों का ओरिजिनेशन करना। हमारे राज्य में जो वन प्राकृतिक संसाधन है,
राज्य में वन उपज को क्या करना है, हमें जीआई टैग दिलाना है। मैंने आप लोगों को जीआई टैग बता दिया, भौगोलिक संकेत किस प्रकार से, मैंने आप लोगों को एक जिला एक उत्पादन में पूरा अच्छे से डिटेल से बताया था कि जो भौगोलिक संकेत होता है वो कौन देता है और ये भौगोलिक संकेत क्या होता है ना, वो सब बता दिया। तो राज्य के वन उपज को जीआई टैग दिलाना तथा संसाधनों का ओरिजिनेशन करना। फिर आता है छोटे व्यवसाय तथा परंपरागत उद्योगों के उत्पादन को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। छोटे उद्योग जैसे लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, हस्तकरघा उद्योग है ना, हस्तकरघा, फिर हाथों से बनाई जाने वाली सामग्री, हस्तशिल्प कला, तो इनको क्या करना है, जो छोटे छोटे व्यवसाय है, जैसे आपने अभी क्या आपने दीपावली चल रही थी है ना, क्या चल रही थी, दीपावली चल रही थी, उसमें जो लोग बनाते थे क्या बना रहे थे, दीपक, क्या बना रहे थे, दीपक या फिर दिए बना रहे थे, दीपक या दिए बना रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे, बना रहे थे और शिल्प क्या कर रहे थे, खुद बेच रहे थे है ना। तो क्या करना है, जो छोटे छोटे व्यवसाय है जैसे झाड़ू बनाना, कपड़े बनाना, बुनकर है ना, फिर क्या हो गया ये दिए बनाने वाले, कुछ भी जो हम सामान बनाते हैं छोटे छोटे सिर्फ हाथों से ही बनाते हैं, तो उनको क्या करना, जो परंपरागत उद्योग है उनको क्या करना, हमें ई कॉमर्स अर्थात ऑनलाइन से जोड़ना है। क्या करना है, उनको ऑनलाइन से जोड़ना है। तो क्या कहा गया कि जो छोटे छोटे व्यवसाय हो गए या फिर हमारे परंपरागत उद्योग हो गए है ना, उनको क्या करना है, हमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से क्या करना है, जोड़ना है। आया समझ में। प्राकृतिक संसाधन जीवन के उपज को जीआई टैग दिलाना है। फिर इधर छोटे व्यवसाय तथा परंपरागत उद्योगों को क्या करना है, हमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ना है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा जो अर्थव्यवस्था एवं रोजगार था, जो हमारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का चौथा स्तंभ था, वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते इसके मिशन। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मिशन दिए गए हैं, कितने हैं, 4 हैं। तो याद रखना हमारे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के स्तंभ कितने हैं, तो आप क्या कहोगे, 4 स्तंभ कितने हैं, 4। चलो मैं आप लोगों को एक बार लिख के बता देती हूँ। 4 स्तंभ कौन कौन से हैं। पहला स्तंभ कौन सा है, भौतिक संरचना, भौतिक संरचना या फिर भौतिक अधोसंरचना। फिर दूसरा आता है सुशासन, तीसरा है स्वास्थ्य शिक्षा, और चौथा कौन सा है, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। ठीक है, तो ये हमारे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के क्या है, 4 स्तंभ है। क्या है, हमारे 4 स्तंभ है। और आत्मनिर्भर कार्यक्रम के 8 मिशन है, सॉरी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मिशन कितने हैं, तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मिशन कितने हैं, तो आप क्या कहोगे, 8 है। और स्तंभ कितने हैं, 4 है। तो याद रखना आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के स्तंभ कहे तो आप क्या बताओगे, 4। और यदि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के मिशन कितने, तो आप क्या कहोगे, 8 कहोगे। ठीक है, तो याद रखना 8 कौन कौन से हैं। चलो, भौतिक अधोसंरचना या भौतिक संरचना के तहत 3 स्तंभ लाए गए, अर्थात ये जो भौतिक स्तंभ है, जो पहला हमारा स्तंभ है भौतिक संरचना या फिर भौतिक अधोसंरचना, तो इसके तहत कितने मिशन लाए गए, तो वो जानते हैं। तो पहला हमारा जो स्तंभ है उसके तहत हमारे मिशन लाए गए 3। कितने मिशन लाए गए, 3 मिशन। कौन सा, एक मिशन निर्माण, मिशन नगर उदय और मिशन ग्रामीण उदय। मतलब क्या करना था, जब हमने पढ़ा था भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत हमने सड़कों का निर्माण किया था, परिवहन का निर्माण किया था, परिवहन ऊर्जा संसाधनों का निर्माण किया था, ये सभी हम निर्माण कर रहे। तो आप याद कर लो, भौतिक अधोसंरचना के अंतर्गत 3 मिशन लाए गए। एक है मिशन निर्माण, क्या कहोगे, एक है मिशन निर्माण, मिशन नगर उदय और मिशन ग्रामीण उदय। तो क्या है, याद रखोगे आप, भौतिक संरचना के तहत हमारे 3 मिशन लाए गए। एक होता है भौतिक, कौन सा, मिशन निर्माण, फिर मिशन नगर उदय और मिशन ग्रामीण उदय। ये क्या है, हमारे भौतिक संरचना के तहत 3 मिशन लाए गए। अब दूसरा हमारा स्तंभ कौन सा था, सुशासन। दूसरा हमारा स्तंभ कौन सा था, सुशासन। तो इसके अंतर्गत एक मिशन लाया गया है, सुशासन के अंतर्गत एक मिशन लाया गया है, मिशन जनगण। अर्थात सुशासन में जन जन की भागीदारी होनी चाहिए। ऐसे याद कर सकते हैं आप
कि सुशासन में क्या है, जन जन की भागीदारी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने भौतिक अधोसंरचना में, भौतिक संरचना में आपका लो निर्माण करना है तो नगरों का भी उदय होगा और ग्रामीण का भी उदय होगा, ऐसे याद कर सकते हैं आप, है ना। और सुशासन के अंतर्गत केवल एक मिशन लाया गया, मिशन जनगण, अर्थात जन जन तक क्या करना है, सुशासन अर्थात जन जन की भागीदारी होनी चाहिए। आया समझ में आप लोगों को यहाँ तक? चलो अब आता है स्वास्थ्य और शिक्षा। ये कौन सा था हमारा स्तंभ, तीसरा स्तंभ था। ये कौन सा था, तीसरा स्तंभ था। इसके तहत कितने मिशन लाए गए, 2 मिशन लाए गए। एक है मिशन निरामय, कौन सा लाया गया था, मिशन निरामय, और दूसरा कौन सा लाया गया था, मिशन बोधि। तो याद रखना हमारा जो स्तंभ है, हमारे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का तीसरा स्तंभ है स्वास्थ्य और शिक्षा। उसमें 2 मिशन लाए गए हैं, कौन कौन से, मिशन निरामय और मिशन बोधि। कौन कौन से, मिशन निरामय और मिशन बोधि। फिर आता है अर्थव्यवस्था एवं रोजगार। ये कौन सा हमारा चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है। तो इसके तहत मिशन कितने लाए गए, तो आप क्या कहोगे, मिशन अर्थ और मिशन स्वावलंबन या फिर दक्ष। तो याद रखना ये ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से पूछा जाता है। यदि मैंने आप लोगों को बताया मिशन बोधि, तो ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा कि जो मिशन बोधि है वो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के कौन से स्तंभ के तहत है, या फिर मिशन बोधि किससे संबंधित है। तो आप क्या कहोगे, मिशन बोधि। यदि मैं आपको पूछती हूँ कि मिशन बोधि किससे संबंधित, आप क्या कहोगे, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित। क्या कहोगे, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित क्या है, मिशन बोधि है। फिर मैंने आप लोग पूछ लिया मिशन दक्ष किससे संबंधित है, तो आप क्या बताओगे, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार से संबंधित है ना, ऐसे ही बताओगे ना। तो क्या है, ऐसे याद करना, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार में मिशन कितने, मिशन अर्थ और मिशन दक्ष या फिर स्वावलंबन। आया समझ में इतना आप लोगों को? चलो क्या हुआ, ये यहाँ से अपना आज ये क्या जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश था, जो हमने तीन लेक्चर में से कंप्लीट किया। 2 लेक्चर मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दिया था। अब ये 3rd लेक्चर था जो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा दिया मैंने कि कौन सा क्या क्या पढ़ना था हमें, कहाँ से थे हम, कहाँ से पढ़ रहे थे हमने यहाँ से पढ़ा था, है ना, अर्थव्यवस्था एवं रोजगार से पढ़ा था। ठीक है, तो आप लोगों को जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? तो समझ में आ रहा हो तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम इस प्रकार से समझाओ, या फिर मैम स्पीड धीरे करो। यदि मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप मेरे को कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मैम इस प्रकार से बताओ। ठीक है, चलो तो आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।